मतलब अलग है। यहाँ पे जो वेतन 1,80,000 आया था उसको हम नहीं ले सकते। यहाँ पे वेतन का मतलब अलग होता है, वेतन से अलग होता है, वेतन हमें अलग से करना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे हमारा जो इनकम टैक्स का बुक है उसका वेतन शीर्षक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बैक क्वेश्चन का 28 नंबर क्वेश्चन। अब तक 1 से लेकर के 27 नंबर क्वेश्चन पूरा अपलोड हो चुका है। आप उसको देखिए, अच्छे समझिए। कुछ अगर आपको तकलीफ होती है ज़रूर पूछिए और अपने सारे डाउट को क्लियर करके रखिए, ठीक है। डाउट मन में बिल्कुल मत रखना, सब पूछो, सब क्लियर करके रखो। और इनकम टैक्स का जो नोट्स है वो आप याद करो। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पे अपने समस्या का समाधान कर सकते हो, बहुत सारा डाउट क्लियरेंस कर सकते हो वहाँ पे। और आपको अधिक जानकारी चाहिए, पूछताछ बहुत ज़्यादा करना है, टेलीग्राम चैनल में कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और अभी हम 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। उसकी वेतन से आय की गणना करने बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद आपको बोर्ड में इसका सॉल्यूशन न्यूमेरिकल बना के आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले दिया गया है कि श्री कृष्णा मोहन एक प्राइवेट महाविद्यालय में प्रवक्ता है, ठीक है। एक प्राइवेट कॉलेज में वो लेक्चरर है। कौन? श्री कृष्णा मोहन एक प्राइवेट कॉलेज में प्रवक्ता है, लेक्चरर है। गत वर्ष 2022-23 में उनकी आय के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं। यानी कि गत वर्ष जो 2022-23 है उसके दौरान वो अपने सारे आय का विवरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि कहां कहां से आय कमाया, कितने कितने रुपए कमाया है। आगे बोला गया कि मूल वेतन 15,000 रुपए प्रति माह है, 15,000 पर मंथ वो वेतन से कमाता है। महंगाई भत्ता 12,000 रुपए प्रति माह कमाता है। नगर क्षतिपूरक भत्ता 24 रुपए प्रति माह कमाता है, उसको मिलता है वेतन के साथ साथ। मकान किराया भत्ता 3,000 प्रति माह उसको मिलता है। वेतन मिला 15,000 प्रति माह, महंगाई भत्ता 12,000 प्रति माह, नगर क्षतिपूरक भत्ता 24 रुपए प्रति महीना और मकान किराया भत्ता 3,000 प्रति महीना। अब यहाँ पे वेतन तो फुली टैक्सेबल है, वेतन तो वेतन है। उसके अलावा क्या मिला? महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता और तीसरा, हाँ, महंगाई भत्ता और नगर क्षतिपूरक भत्ता, ये दो है। तीसरा तो मकान किराया भत्ता है। तो महंगाई भत्ता और नगर क्षतिपूरक भत्ता ये दोनों फुली टैक्सेबल एलोवेंस है, यानी कि हमारा संपूर्ण करोग्य भत्ते है, ठीक है। संपूर्ण करोग्य भत्ते, इसको हमें वेतन शीर्षक में डायरेक्ट शामिल करना है, इसमें कोई छूट नहीं, कोई कटौती इसमें नहीं है। आगे मकान किराया भत्ता 3,000 रुपए। मकान किराया भत्ता जो होता है वो आंशिक कर मुक्त होता है, संपूर्ण करोग्य नहीं होता है। आंशिक कर मुक्त का मतलब कुछ हिस्से में कर लगता है तो कुछ हिस्से में कर नहीं लगता है। तो कितने हिस्से में कर लगेगा, कितने हिस्से में कर नहीं लगेगा, वो आपको तभी पता चलेगा जब आपको इसका वर्किंग नोट बना के आपके सामने साबित करेंगे। और इसका वर्किंग नोट जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे बोर्ड में तो आपको वहां पे दिखाएंगे वर्किंग नोट कैसे बनाया जाता है, कितना राशि कर मुक्त होता है, कितना करोग्य होता है, कितनी करोग्य राशि को हमारे वेतन शीर्षक में शामिल किया जाएगा। आपको सब देखने को मिलेगा। थोड़ा सब्र कीजिए, अच्छे से देखिए। सॉल्यूशन जब बनाया जाएगा ध्यान से देखना, सुनना, डाउट होगा तो जरूर पूछना, मन में डाउट मत रखना, सब क्लियर करके रखना, ठीक है। तो मकान किराया भत्ता आंशिक कर मुक्त होता है। जब वर्किंग नोट बनाएंगे, जब सॉल्यूशन बनाएंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो पूछना, और समझ में आया तो बोलना सर अच्छा आया, समझ में आया। नहीं आया तो बोलना कहाँ नहीं आया, ठीक है। आगे परीक्षा के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक 1,000 रुपए। अब परीक्षा के रूप में यानी कि एग्जाम ड्यूटी में जो भी उसको फीस मिला था 1,000 रुपए, वो अन्य साधन शीर्षक में करोगे होगा, वेतन शीर्षक में वो नहीं होगा। क्योंकि वेतन का मतलब क्या है? वेतन का मतलब होता है कि वो महीने भर वहां पे काम करे, किसी मालिक के अंडर रह के महीने भर साल भर काम करेगा, तब जाके उसका मेहनत का पारिश्रमिक मिलेगा, फल मिलेगा, वही हो जाएगा वेतन। अब 6 दिन 1 हफ्ता एग्जाम में गया, ड्यूटी किया, 1,000 रुपए मिल गया, वो हमारा वेतन नहीं कहलाएगा। वेतन तभी कहलाएगा जब मालिक के अंडर कोई कर्मचारी रह के महीने भर काम करेगा, तब उसका पगार मिलेगा, वही हो जाएगा उसका वेतन। ये तो 1 हफ्ता एग्जाम ड्यूटी किया और उसका 1,000 मिला, तो ये वेतन नहीं कहलाएगा।
ये अन्य साधन आय शीर्षक में करोगे होगा, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं, कोई रोल नहीं, इसको यहाँ से सीधा हटा दो, इसको लिखना नहीं है अपने को, एक नोट लिख देना है वर्किंग नोट में यहाँ पे कि ये अन्य साधन शीर्षक में करोगे होगा, वेतन शीर्षक में ये करोगे नहीं होगा, बस इतना एक नोट लिख देना, इसके बारे में सब खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। श्री कृष्ण मोहन वैधानिक प्रोविडेंट फंड के सदस्य है, वो वैधानिक प्रोविडेंट फंड का सदस्य है, ठीक है। आगे क्या करते हैं, जिसमें वहां वेतन का 8% अंशदान करते हैं, महाविद्यालय यानी कि कॉलेज भी यानी कि मालिक भी उतना ही अंशदान करता है। तो मैं बता दूं जो वैधानिक प्रोविडेंट फंड है उसमें कितना भी अंशदान करो उसमें कर नहीं लगता, वो करोगे नहीं होता, सरकार की नजर में रहता है, वो एक लीगल फंड होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रामाणिक प्रोविडेंट फंड होता है उसमें क्या होता है, अगर खुद कर्मचारी जमा करेंगे, देखो ये यहाँ पे प्रोविडेंट फंड था, ठीक है, वैधानिक प्रोविडेंट फंड था, वैधानिक प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी जो 8% से अंशदान दिया है वो वेतन शीर्षक में करोगे नहीं होगा, वो धारा 80C में कटौती मिलेगा। मालिक जो अंशदान दिया है वो वैधानिक प्रोविडेंट फंड में अंशदान दिया, इस कारण से यहाँ पे नहीं आएगा। अगर प्रामाणिक प्रोविडेंट फंड में मालिक या नियुक्त अंशदान करता है तो वो करयोग्य होता है, वो भी 12% तक कर मुक्त रहता है, उसके बाद एक्स्ट्रा जितना रहता है उस पर करयोग्य हो जाता है, कर लगता है, ठीक है। और यहाँ पे वैधानिक प्रोविडेंट फंड में जो नियुक्त अंशदान किया वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब क्या किया उन्होंने, गत वर्ष में अध्ययन कार्य हेतु पुस्तक क्रय किया 2000 रुपए का, तथा निजी एवं महाविद्यालय के कार्यों के लिए एक स्कूटर का प्रयोग किया जो उसके स्वयं का था। वो कॉलेज में एक प्रवक्ता था, लेक्चरर था, तो कॉलेज में आने जाने के लिए स्कूटी यूज किया था खुद का, उस पर पेट्रोल आदि के पीछे खर्चा किया था, कितना रुपए, जो भी खर्चा किया था उसका पर्सनल खर्चा है, मालिक एक भी रुपए भुगतान नहीं किया है, तो बढ़िया है, यहाँ पे एक भी राशि यहाँ पे करोगे नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन पर्सनल खर्चों का भुगतान अगर मालिक यानी कि कॉलेज महाविद्यालय कर देता तो वो करोग्य होता। कर्मचारी के पर्सनल दायित्व का भुगतान मालिक करता है तो करोग्य होता है, और कर्मचारी खुद अपने खर्चे उठाता है तो कोई करवर नहीं लगता है, खुद को उठाना चाहिए अपने खर्चा, ठीक है। मामला ही पे सुलट गया। आगे पुस्तक, उसको खुद को चाहिए होता है पुस्तक, वो क्रय किया, बढ़िया रहने दो, वो भी यहाँ पे स्वीकृत नहीं होगा, ठीक है। वो जो खर्चा किया है वो स्वीकार्य नहीं होगा वेतन शीर्षक में, और स्कूटी वाला भी, ये सब उसका खुद का था। आगे वहां किराए के एक मकान में रहता है जिसका किराया 5000 प्रति माह चुकाता है, तो मकान किराया भत्ता मिला था कितना, 3000 रुपए, और जिस घर में रह रहा था वो कितना चुका रहा था, 5000 प्रति महीना। तो कहाँ यूज होगा, जब मकान किराए भत्ते की हम गणना करेंगे, जब वर्किंग नोट बनाएंगे तब यूज होगा इसका। आपको वर्किंग नोट जब बना के दिखाएंगे आपको पूरा समझ में आएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, समझना, नहीं आया तो पूछना जरूर। उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण सेमिनार में भाग लेने हेतु उन्होंने महाविद्यालय में, ठीक है, भेजा था, उन्हें महाविद्यालय में भेज दिया कि जाओ सेमिनार अटेंड करो, तथा इसके लिए महाविद्यालय ने 2000 खर्चा किया। उसके सेमिनार अटेंड करने के लिए 2000 कौन खर्चा किया, कॉलेज वाले ने खर्चा किया, उस जिसमें उनके आने जाने का, प्रथम श्रेणी का किराया, सेमिनार का फीस आदि भी सम्मिलित है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेमिनार के लिए उसको भेजा गया था कॉलेज की तरफ से, उसके आने जाने का खर्चा, सेमिनार का खर्चा जो भी था वो सब एक साथ सम्मिलित था, वो भी कितना रुपए है, 2000 रुपए। तो ये यहाँ पे करोग्य नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि काम किसका हुआ था, कॉलेज का, कॉलेज के काम से ही गया था, कॉलेज का ही काम किया था, वहां पे उसी के पीछे खर्चा हुआ था, वो खर्चा भी कॉलेज वाले ने उठा दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी का नहीं उठाया, कर्मचारी का पर्सनल खर्चा कॉलेज वाले उठाते तो करोग्य होता, कॉलेज वाले के खर्चे कॉलेज वाले उठाए तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये भी वेतन शीर्षक में करोग्य नहीं होगा। आगे क्या बोला गया है, श्री कृष्ण मोहन की कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए करोग्य वेतन से आय की गणना कीजिए। हमें श्री कृष्ण मोहन की वेतन से आय की गणना करना है, वो भी कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए, हमारे नए कर निर्धारण वर्ष के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, क्वेश्चन आपको पूरा ही समझा दिया, आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो पूछो कौन सा टॉपिक में समझ नहीं आया है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में जाओ,
वहाँ पे पूछताछ करो कि सर ये टॉपिक समझ नहीं है, उसको समझाओ, आपको और समझाया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, वहाँ पे ज्वाइन करो और पूछताछ कर सकते हो, नोट्स ले सकते हो वहीं से टेलीग्राम चैनल से। और क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से बनेगा। ठीक है, सारा प्रोसेस, मेन हेडलाइन, फ्रेश सॉल्यूशन और जो हमारा वर्किंग नोट, सबको एक साथ बनाते हुए चलेंगे। तो चलते हैं बोर्ड में और आपको बताते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखना हो। तो चलिए बोर्ड में चलते हैं अभी। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे वेतन शीर्षक का 28 नंबर क्वेश्चन। उसमें हम गणना करेंगे वेतन से करोगे की गणना, और हेडलाइन, फ्रेश सॉल्यूशन, वर्किंग नोट सब आपको दिखाएंगे। अच्छे से देखिए, समझिए, और अगर कुछ समस्या डाउट है तो ज़रूर पूछिए कि क्या है, कहाँ पे समझ नहीं आया है, उसको ज़रूर पूछना, आपको वहीं पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, 28 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 164। श्री कृष्ण मोहन एक प्राइवेट महाविद्यालय में प्रवक्ता है। जो कृष्ण मोहन है वो कृष्ण मोहन एक लेक्चरर है कॉलेज में। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं आगे क्वेश्चन में, गत वर्ष 2022-23 में उनके आय संबंधी विवरण निम्न प्रकार दिया गया है, निम्नलिखित है। मतलब वो कहाँ से पैसा कमाया, क्या नहीं कमाया, सारा चीज अपने बारे में बोला है आगे। मूल वेतन 15,000 रुपये मिलता है उनको, लेक्चरर है तो, प्रति माह। महंगाई भत्ता 12,000 रुपये प्रति माह। नगर क्षतिपूरक भत्ता 2,400 प्रति माह। मकान किराया भत्ता 3,000 प्रति माह। परीक्षा के रूप में पारिश्रमिक 1,000। सबसे पहला हम हेडलाइन बनाएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज मिला, किराए से मुक्त मकान मिला है, प्रोविडेंट फंड का सदस्य है। तो आपको क्वेश्चन एक बार समझा दिया गया है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले हम हेडलाइन डालते हैं श्री कृष्ण की। अब हेडलाइन डालने से पहले क्वेश्चन को देखिए नीचे कि किस चीज की गणना करने बोला गया है, शकल वेतन की करोग्य वेतन की करोग्य आय, किस चीज की बोला है गणना करने के लिए। शकल वेतन की गणना करने अगर बोला गया है तो मानक कटौती धारा 16 के अनुसार हम नहीं घटाएंगे सॉल्यूशन में, जब लास्ट में बनाएंगे तो। ठीक, और करोग्य वेतन से आय की गणना करने बोला गया या फिर करोग्य आय की गणना करने बोला गया है तो हमें मानक कटौती धारा 16 के अनुसार काटना पड़ेगा, माइनस करेंगे, वो बात का काम है। पहले हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सबसे पहले हेडलाइन डालते हैं। तो यहाँ पे करोग्य वेतन से आय की गणना करने बोला गया था। तो ये श्री कृष्ण की करोग्य वेतन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए। ठीक है, 2023-24 कर निर्धारण वर्ष हमारा है, न्यू 17 स्टार्ट हो गया है, इसमें कोई परिवर्तन अभी तक नहीं दिखा है। कुछ आगे चैप्टर में आएगा तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन वेतन चैप्टर में या फिर इससे पीछे का कोई भी परिवर्तन अभी तक नहीं दिखाई। अब सबसे पहला उनको वेतन कितना मिला है, 15,000 रुपए प्रति माह वेतन मिला। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। उनको वेतन मिला है 15,000 प्रति माह, अगर हम 12 से गुना करेंगे तो उनका वेतन बनेगा पूरे साल भर का 1,80,000 रुपए का उनका वेतन बनेगा। आगे और क्या क्या मिला है, महंगाई भत्ता 12,000 रुपए प्रति माह पर, यह सेवा की शर्तों के अनुसार है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। और क्वेश्चन में अंदर में कहीं कोई पहचान दिया भी नहीं है, कुछ नहीं बोला कि सेवा के लाभों में जोड़ा जाता है, सेवानिवृत्ति लाभों में, या फिर अंशदान करते हैं तो वेतन एवं महंगाई भत्ते का अंशदान करेंगे, ऐसा तो कुछ कहीं नहीं बोला है। इसका मतलब ये जो महंगाई भत्ता है, ये जो डियरनेस अलाउंस है, ये सेवा की शर्त के अनुसार नहीं है। तो मेन सॉल्यूशन में तो दिखाएंगे भत्ता जब मिला है। महंगाई भत्ता, देखो इस चीज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि महंगाई भत्ता, देखो भत्ता, अनुलाभ, वेतन, फीस, कमीशन, बोनस, जितना सारा चीज हमें मिलता है सब चीज वेतन से करोगे में हम शामिल करेंगे। लेकिन ये जो महंगाई भत्ता है कभी कभी हमें वर्किंग नोट में लेना पड़ता है, कब लेंगे कब नहीं लेंगे, इस चीज में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, किस चीज का कंफ्यूजन है यहाँ पे,
अगर महंगाई भत्ता सेवा की शर्त के अनुसार है तो वर्किंग नोट में यूज करना है, नहीं है तो नहीं करना है। लेकिन मेन सॉल्यूशन में तो आएगा ही, क्योंकि महंगाई भत्ता पूर्णतः करोग्य भत्ते होता है, वेतन शीर्षक में संपूर्ण करोग्य आय में शामिल करना पड़ेगा उसको। इसमें किस चीज का कंफ्यूजन है यहाँ पे, तो सरल है ये। आगे नगर क्षतिपूरक भत्ता मिला 2400, यह भी संपूर्ण करोग्य भत्ते हैं। ये कितना था महंगाई भत्ता, 12,000 प्रति माह, 12,000 प्रति माह, तो 1,44,000 होना चाहिए, 1,44,000। इसके बाद मिला क्या उनको, इसके बाद मिला है नगर क्षतिपूरक भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता कितना मिला है 2,400 रुपए, नगर क्षतिपूरक भत्ता 2,400। लेकिन इसके आगे पीछे कहीं प्रतिमाह शब्द नहीं है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग प्रतिमाह शब्द यहाँ पे लगा रहा है, तो ये अलग है, यहाँ पे प्रतिमा नहीं है तो 2,400 ही हो जाएगा नगर क्षतिपूरक भत्ता। उसके बाद और क्या मिला है, मकान किराया भत्ता 3,000 प्रति माह, मकान किराया भत्ता यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो 3 भत्ता था, यहाँ पे 2 भत्ता था, वेतन के साथ साथ जो 2 भत्ता मिला था, यहाँ पे दोनों के दोनों भत्ता संपूर्ण करोग्य है, हम यहाँ पे वेतन शीर्षक में शामिल कर दिए। अब जो मकान किराया भत्ता वो आंशिक कर मुक्त है, मकान किराया भत्ता 3,000 मिला है, पर वो आंशिक कर मुक्त है, वो 3,000 के 3,000 पूरा यहाँ पे शामिल नहीं करना है, क्योंकि आंशिक कर मुक्त है। और आंशिक कर मुक्त का मतलब क्या होता है कि वो पूरा टैक्सेबल नहीं होता है, पूरा टैक्स फ्री भी नहीं होता है, उसका कुछ हिस्सा करोग्य होता है, कुछ हिस्सा कर मुक्त होता है, यानी कि कुछ मात्रा में करोग्य होगा, कुछ मात्रा में कर मुक्त होगा। अब कितना कर मुक्त होगा और कितना करोग्य होगा वो हमें वर्किंग नोट से पता चलेगा, इसलिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, हमारा नियम लॉन्च वहां पे करना पड़ेगा। अब इसीलिए हमें यहाँ पे वर्किंग नोट स्टार्ट करना है। वर्किंग नोट में सबसे पहला यहाँ पे मकान किराया भत्ता की गणना, ठीक है, मकान किराया भत्ते की हम यहाँ पे गणना करेंगे, मकान किराया भत्ते की हम यहाँ पे गणना करेंगे। अब सूत्र लॉन्च करना डायरेक्ट, हमारा सूत्र क्या है, पहला नंबर प्राप्त मकान किराया भत्ता कितना मिला है, मकान किराया भत्ता 3,000 प्रति माह मिला है, 3,000 मिला, 3,000, तो 3,000 का 12 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36,000 रुपए उसको प्राप्त हो रहा है मकान किराया भत्ता। अब दूसरा नियम क्या है हमारा, किराया चुकाया माइनस वेतन का 10% का आधिक्य, ठीक है, 10% का आधिक्य। वेतन यहाँ पे देखो किराया कितना चुकाया है, वो क्वेश्चन के आगे बोला है, वह किराए के एक मकान में रह रहे हैं जिसका किराया 5,000 प्रति माह है, यानी कि वो किराए के मकान में रह रहा था जहां का किराया वो 5,000 पेमेंट कर रहा था, लेकिन कंपनी के मालिक की तरफ से उस किराए को पटाने के लिए 3,000 भत्ता के रूप में मिल रहा था। तो ये 3,000 भत्ता के रूप में पर मंथ के हिसाब से मिल रहा था, पूरे साल भर में 36,000 मिल रहा था, लेकिन चुकाया कितना किराया 5,000 रुपए प्रति माह। तो 12 से गुना करेंगे, 12 पंजे 60,000 रुपए किराया चुकाया, माइनस वेतन का 10%। अब वेतन कितना है, यहाँ पे वेतन का मतलब अलग है, यहाँ पे जो वेतन 1,80,000 आया था उसको हम नहीं ले सकते, यहाँ पे वेतन का मतलब अलग होता है, वेतन से आशय अलग होता है, वेतन हमें अलग से गणना करना पड़ेगा। कहाँ पे लिखूं, यहाँ लिख देता हूं, वहां पे जगह नहीं होगा। वेतन बराबर मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता प्लस परसेंट वाला कमीशन, ये सारा चीज जुड़ेगा, ये सारी चीजों को मिला के बनेगा वेतन। उसी वेतन को हमें यहां पे यूज करना है। तो यहां पे मूल वेतन हमारा कितना है 1,80,000 प्लस महंगाई वेतन, महंगाई वेतन हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पे नील कर दिए इसको,
प्लस महंगाई भत्ता हमारे पास 1,44,000 है, परंतु सेवा की शर्त के अनुसार नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, सेवा की शर्तों के अनुसार होना चाहिए वाला, सेवा के अधीन या अनुसार होना चाहिए। लेकिन हमारा ये जो महंगाई भत्ता था बिना सेवा के अधीन वाला था, सेवा के अधीन नहीं था, तो उसको भी हम नहीं ले सकते। प्लस कमीशन परसेंट वाला, कमीशन परसेंट वाला क्या, कोई कमीशन है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, बिल्कुल क्लीन है क्वेश्चन, कमीशन भी नहीं है। तो यहाँ पे सबको प्लस करने पर कितना आ रहा है, 1,80,000 का 1,80,000 आ रहा है। यही हो गया हमारा वेतन। इसी वेतन को यहाँ पे यूज करना है, 1,80,000 का 10% कितना आएगा, ये 18,000 रुपए। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये सब नहीं था तो हम नील कर दिए, लेकिन बाकी क्वेश्चन में हो सकता है, रह सकता है, आ सकता है, तो उसको प्लस करना पड़ेगा। अब नहीं था तो नहीं किए हम लोग, ठीक है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सीधा वेतन को लेके चिपका दिया तो हो जाएगा पूरा सत्यानाश क्वेश्चन का। अब यहाँ पे 60,000 माइनस 18,000, क्योंकि माइनस करना है, क्योंकि बोला गया यहाँ पे किराया चुकाया माइनस वेतन के 10% का आधिक्य, यानी कि दोनों को माइनस करने के बाद जो आधिक्य निकलेगा, जो बैलेंस निकलेगा, उसको हम यहाँ पे दर्शाना है। 60,000 माइनस 18,000 42,000 रुपए का निकला है ये आधिक्य। अब तीसरा क्या है, तीसरा नियम और है, वेतन का या तो 40% लगाएंगे या फिर हम 50% लगाएंगे। अब 40% कब लगेगा और 50% कब लगेगा? हमारा 50% तब लगेगा जब हमारा शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 शहर में से कोई शहर हो, यानी कि वो जिस घर में रह रहा है, जिस घर में रहने के लिए मकान किराया भत्ता मिल रहा है, वो घर कहाँ पे स्थित है, जो वहां पे रह रहा है, वो घर अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 शहर में से किसी भी शहर में है तो वेतन का 50% लगाना है। और अगर उस 4 शहर को छोड़ के कोई दूसरा शहर में है तो हमने को 40% लगाना है। और क्वेश्चन में परसेंट का कुछ नहीं बोला है या शहर का कुछ नहीं बोला है कि कौन सा शहर है कौन सा शहर नहीं है, शहर का नाम बिल्कुल नहीं दिया है, तो भी 40% ही काटना है। सब चीजों को ध्यान से सुनो और देखो प्रोसेस को, ठीक है। अलवा जलवा चीज नहीं है यहाँ पे कि देखे थोड़ा सा आलसी लग गया वीडियो छोड़ के चले गए, ठीक है, तो वो छोड़ के ही चले जाओगे। अब वेतन, कौन सा वेतन यहाँ पे जो आया था उसी वेतन को यहाँ पे यूज करना है, 1,80,000 का, परंतु कितना परसेंट, 40 की 50। क्वेश्चन से पता चलेगा क्वेश्चन में शहर क्या दिया है। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन में देखो शहर कौन सा दिया है, शहर के संबंध में कुछ तो दिख नहीं रहा है, प्राइवेट कॉलेज में था, शहर के बारे में तो कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं है शहर, शहर नहीं है तो हम लगाएंगे 40%, ठीक है, हम इसका लगाएंगे 40%, 1,80,000 का 40%। क्वेश्चन को अच्छे से देख रखना कि कौन सा शहर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन 4 शहर में से कोई भी हुआ तो 50%, और नहीं है उसके अलावा कोई दूसरा शहर है तो 40%। इस क्वेश्चन की तरह कोई ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया कि जिसमें शहर का नाम ही नहीं बोला है तो भी 40% ही लगाना है, 72,000 रुपए, ठीक है। हम तीनों कंडीशन को लगा दिए हैं, तीनों कंडीशन को बना लिया, लेकिन आगे और भी प्रोसेस बाकी है। क्या है प्रोसेस? अब देखो मैं क्या बोला था कि ये जो मकान किराया भत्ता होता है आंशिक कर मुक्त होता है, कुछ हिस्से तक कर लगता है, कुछ हिस्से तक कर नहीं लगता है, कुछ हिस्सा कर योग्य होता है, कुछ मात्रा में कर मुक्त होता है। कितना कर मुक्त होगा? सबसे पहले कर मुक्त की राशि को निकालेंगे। अब ये जो हम पहला वाला निकाले, दूसरा वाला निकाले, तीसरा वाला निकाले, इन तीनों में से कौन सा कम है, तीनों में से कौन सा राशि सबसे कम है, कौन सा छोटा है? 36,000, 42,000, 72,000, सबसे छोटा कौन है? 36,000, सबसे छोटा 36,000 है, तो यही हो जाएगा कर मुक्त, यही हो जाएगा छूट की राशि 36,000 रुपए। अब यहाँ पे कर योग्य राशि कितना होगा? अब कर योग्य राशि बराबर प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि, प्राप्त भत्ता
माइनस कर मुक्त राशि, प्राप्त मकान किराया भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। प्राप्त मकान किराया भत्ता कितना था? प्राप्त मकान किराया भत्ता 36,000 रुपए ही था, तो 36,000 रुपए यहाँ पे माइनस कर मुक्त राशि। तीनों में से कौन सा कम हुआ था? वो 36,000 ही कम हुआ था तीनों में से, और वही कर मुक्त हो गया था। उसी 36,000 को हम यहाँ पे और लिखेंगे। यहाँ पे प्राप्त भी उतने हुआ था, कर मुक्त भी उतने हुआ है, तो 36,000 में 36,000 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, नील आएगा आंसर। तो मकान किराया भत्ता हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे नील आ जाएगा, 0 हो जाएगा, मकान किराया भत्ता 0। ठीक है, लेकिन ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, अंदाज में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ पे पूरा प्रोसेस करोगे तभी पता चलेगा कि क्या होगा, कर योग्य निकलेगा कि कर मुक्त। आगे क्वेश्चन में और क्या बोला गया है? परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक, परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक अन्य साधन शीर्षक में कर योग्य होगा, वेतन शीर्षक में उसका कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगा, ये अन्य साधन शीर्षक में जाएगा। आगे श्री कृष्णा वैधानिक प्रोविडेंट फंड के सदस्य हैं, वो वैधानिक प्रोविडेंट फंड का सदस्य हैं, और वैधानिक प्रोविडेंट फंड में जिसमें वह वेतन का 8% अंशदान करते हैं, वो खुद अगर अंशदान करेंगे, कर्मचारी खुद फंड में अंशदान करते हैं तो धारा 80C के अनुसार कटौती मिलता है उनको। यहाँ पे वेतन शीर्षक में उसका कोई रोल नहीं है। आगे महाविद्यालय यानी कि मालिक, ठीक है, महाविद्यालय भी इतना ही करता है कि वो भी 8% से ही करता है। अब वैधानिक प्रोविडेंट फंड में 8% से करे, कोई भी परसेंट से करे, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता वहां पे। ठीक है, वहां पे हमारा 12% तक छूट मिलता है, जो हमारा प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का केस है। वैधानिक प्रोविडेंट फंड का केस नहीं है, तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा। आगे उन्होंने गत वर्ष में अध्यापन कार्य हेतु पुस्तक क्रय किया 2,000 रुपए का, वो अध्यापन कार्य हेतु पुस्तक क्रय किया जिस पर 2,000 रुपए व्यय हुआ, तथा निजी एवं कार्यालय कार्यों के लिए एक स्कूटर का भी प्रयोग किया। मतलब वो कॉलेज में आने जाने के लिए एक स्कूटर यूज किया है, तो उसकी मर्जी, स्कूटर से जाए बस में जाए, हमें उससे क्या मतलब है। स्कूटी में गया है, उसको खर्चा हुआ है, वो खर्चा खुद वहन किया तो बढ़िया बात है। खुद को पेट्रोल खर्चा खुद का हुआ है, खुद पेट्रोल खर्चा वहन किया है, ठीक है। अगर उसके खर्चे को मालिक वहन करता तो कर योग्य होता है यहाँ पे। अब खुद का खर्चा खुद उठाया है तो कोई बात नहीं, मामला सेटल वहीं पे, और वैसे भी स्वीकार नहीं होगा वेतन शीर्षक में। वो पुस्तक उसको चाहिए था, वो क्रय किया है, मामला सुलझ गया वहीं पे। उसका व्यय का भुगतान उसके सब पर्सनल व्यय है। अब गाड़ी उसका पेट्रोल कोई और डालेगा क्या वहां पे? अब गाड़ी उसका खुद पेट्रोल डाला है, खुद उड़ाया है, खुद गया है वहां पे, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, खुद का खर्चा खुद उठाया। अब उसके वो जो पर्सनल खर्चा है, उसका निजी व्यय है, वो अगर मालिक वहन करता तो कर योग्य होता। मालिक वहन नहीं किया, खुद का व्यय खुद उठाया, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, मामला वहीं पे सुलझ गया। ठीक है, ये यहाँ पे भी नहीं आएगा, दोनों को काट दो यहाँ का। वह किराए के एक मकान में रहता है जिसका 5,000 मासिक किराया चुकाया, ये 5,000 मासिक किराया चुका था, हम यहाँ पे मकान किराया भत्ते में हम उसको यूज कर लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण सेमिनार में भाग लेने हेतु उन्हें महाविद्यालय ने भेजा, सेमिनार में भेजा गया महाविद्यालय की तरफ से उनको, तथा इसके लिए महाविद्यालय ने 2,000 रुपये व्यय किया, जिसमें उनके आने जाने का प्रथम श्रेणी का किराया, सेमिनार फीस आदि भी सम्मिलित था। देखो कॉलेज के काम से गया था और उसका खर्चा कॉलेज वाले उठाया है, यानी कि कार्यालय के लिए उसके लिए गया था और मालिक ने उसका खर्चा उठाया है, तो ये बिल्कुल करमुक्त होगा। कोई भी राशि पे इसका करोगे नहीं, करमुक्त नहीं, सॉरी करोगे नहीं होगा, ठीक है, करमुक्त हो जाएगा इसका, एक भी राशि पर कर नहीं लगता। अगर वो अपने पर्सनल काम में जाता और उसका व्यय मालिक उठाता तब कर लगता। इसमें मालिक का काम था, मालिक ने भेजा था, उसके पीछे खर्चा हुआ, मालिक ही वहन किया, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल कर मुक्त है यहाँ पे, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास, जिसमें एसी रहेगा, म्यूजिक सिस्टम रहेगा, ठीक है, फर्स्ट क्लास में गया था वो, और सेमिनार फीस आदि सब उसमें सम्मिलित था, कोई दिक्कत नहीं है। मालिक के काम से गया था, मालिक के खर्चा उठाया तो मामला वहीं पे सुलझ गया, कोई राशि इसका कर योग्य नहीं होगा, वेतन शीर्षक में नहीं आएगा, ठीक है, कर योग्य आय में शामिल उसको हम नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम इसको जोड़ सकते हैं। वाह, क्वेश्चन तो छोटा सा बन गया, यहाँ पे क्वेश्चन तो बिल्कुल छोटा बन गया। 1,80,000, 44,000, 1,80,000,
1,44,000 और 2,400, 3,26,400 आए हैं। 3,26,400 ये क्या हो जाएगा इसका शकल वेतन। अब हम घटाएंगे धारा 16 के अनुसार मानक कटौती, 50,000 रुपए हम घटा देंगे मानक कटौती। अब जो यहाँ पे निकलेगा वो उसका कर योग्य वेतन होगा। 2,76,400 रुपए निकला है यहाँ पे, ये इसका कर योग्य वेतन, कर योग्य वेतन श्री कृष्ण का। ठीक है, श्री कृष्ण का ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है। श्री कृष्ण का कर योग्य वेतन 2,76,400 रुपए निकला है और ये इसका प्रोसेस है, वर्किंग नोट है, फ्रेश सॉल्व। देखो सॉल्यूशन कितना छोटा सा है और इस छोटा सा सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितना दिमाग खराब करना पड़ता है। जो न्यू आ रहे इनकम टैक्स में अभी थर्ड ईयर वाले, उनका तो दिमाग खराब होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 4 लाइन का सॉल्यूशन है, उसको बनाने के लिए देखो एक एक वर्किंग नोट को देखो। एक ही लाइन का मकान किराए भत्ते को निकालने के लिए उसका वर्किंग नोट में जरा देखो, यहां तक नहीं ये भी है। ठीक है, तो एक चीज का उतना है तो बाकी चीजों का क्या हो सकता है। नोट्स पढ़ो, मैं बोलता हूं तो नोट्स पढ़ो, नोट्स के अलावा कुछ नहीं हो सकता। नोट्स पढ़ोगे प्रैक्टिस थोड़ा कम भी रहेगा लेकिन फिर भी बना लोगे, लेकिन नोट्स तो जरूरी है इसके लिए। 28 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया है, जिसमें श्री कृष्ण के साथ हम आए थे। पिछले क्वेश्चन में रवि के साथ आए थे श्रीमती, अब श्री कृष्ण के साथ। अब इस वीडियो में यही था, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, वो भी किसके साथ, मिस्टर एक्स के साथ, जो नेपाल सरकार के अधीन काम कर रहा था, अब वो भारत में आ गया है। ठीक है, अब हम उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेपाल सरकार से आने के बाद मिस्टर एक्स को हम कंट्रोल करते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हैंडल करेंगे मिस्टर एक्स को। तब तक के लिए जय हिंद।